गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं दीपक साहू CGPSC हेरिटेज नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मेगा टेस्ट का तीसरे दिन का मॉडल आंसर और आपके प्राप्तांक अंक उसके बारे में देखने जा रहे हैं। यह प्रतिदिन देखा जाए तो 17वां दिन का मॉडल आंसर है। तो आप सभी सैटरडे को जो भी मेगा टेस्ट में शामिल हुए थे, जितने भी छात्र थे, आप जो लिखे थे उसको निकाल लीजिए। आज देखते हैं कि कौन है जो टॉप 10 में अपना जगह बनाए हैं। आप सभी को फीडबैक दिया जा चुका है। जितने भी छात्र शामिल हुए थे, लगभग 65 PDF आया था। सभी के अंक भी जारी किए जा रहे हैं। तो अंत तक बने रहिए। टॉप 10 स्टूडेंट का रैंक और आपके सभी के प्राप्तांक अंक भी जान लीजिएगा। प्रत्येक बार निर्देश जारी किया जाता है कि आप सभी प्रयास कीजिए। जब तक लिखेंगे नहीं, सीखेंगे भी नहीं। बट केवल कुछ लोगों ने ही PDF सेंड किए हैं। इससे साफ होता है कि बाकी छात्र केवल दूसरों का PDF पाना चाहते हैं। कुछ लड़के हैं जो पर्सनल लड़कियों को SMS करते हैं। मेरे को नाम और नंबर दोनों प्राप्त हो चुका है। सार्वजनिक नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन आप सचेत हो जाइए। अगले बार से आप ऐसा करते हैं तो हम आपको हमारे मेंस वाले ग्रुप से बाहर कर देंगे। आपका नाम सभी छात्रों को बता दिया जाएगा। तो इससे बच के रहिएगा। मैसेज भी किया था ग्रुप में। जैसे ही मैं मैसेज किया था, बहुत से छात्र इससे बाहर हो गए थे। प्रीलिम्स में भी हुए थे, मेंस में भी हुए थे। जब सबका नाम चेक किया तो केवल लड़के ही शामिल थे, एक दो को छोड़ के। इससे साफ जाहिर होता है कि जितने भी लड़के बाहर हुए ग्रुप से उस मैसेज के दौरान, तो ये सभी अपने अपने ग्रुप पे किसी न किसी को तंग करते थे। तो इस तरह से आप अनैतिक कार्य मत कीजिए। हमारा उद्देश्य केवल पढ़ना और पढ़ाना नहीं है, आपके में नैतिक शिक्षा भी देना जरूरी है। तो आगे से बच के रहिएगा। यह सभी कार्य मत कीजिएगा। आप प्रशासनिक सेवा, सिविल सर्विस में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके में एक अधिकारी की गुण दिखनी चाहिए। देख लीजिएगा, दोबारा ये बात बोलना न पड़े। आज का पहला प्रश्न था, भोरम देव मंदिर का उल्लेख कीजिए 30 शब्द में। आप सभी को कितने प्रश्न प्राप्त हुए थे? चलिए बताइए तो कमेंट करके। जितने छात्र लिखे हैं बताइए कितने प्रश्न आपको आज प्राप्त हुए थे। आप सभी को आज 10 प्रश्न दिए गए थे सैटरडे के मेगा टेस्ट में, जिसमें 30 शब्द के 4 प्रश्न शामिल थे, 60 शब्द के 3 प्रश्न थे, 100 शब्द के 1, 125 शब्द के 1 और 175 शब्द के 1 प्रश्न शामिल थे। जिस दिन मैं सिलेबस बता रहा था, मेगा टेस्ट के पहले दिन मॉडल आंसर बताया था, उस दिन भी उल्लेख किया था कितने लाइन पर लिखना है। साथ ही आपको प्रश्न के दौरान भी बताया गया है। तो बार बार मत पूछा कीजिए। 30 शब्द के प्रश्न 2 अंक के होते हैं, 60 शब्द के प्रश्न 4 अंक, 100 शब्द के प्रश्न 8, 125 शब्द के 10 और 175 शब्द के 15 अंक। आज जो तीसरा मेगा टेस्ट हुआ था शनिवार को, वह 53 अंक का था। उसके पहले प्रश्न जो मेगा टेस्ट हुए थे वह 47 अंक का था। तो अंत तक बने रहिए और अपना अंक जान लीजिएगा। पहला प्रश्न है, भोरम देव मंदिर का उल्लेख कीजिए 30 शब्द। बहुत से छात्र अच्छा लिखे हैं भोरम देव मंदिर को, लेकिन कहाँ से कितना किलोमीटर है, ये सभी बातें का उल्लेख मत किया कीजिए।
आप कितने मंदिर हैं, तीर्थ स्थल हैं, पर्यटन स्थल है, जलप्रपात है, स्मारक हैं, सभी का जानते हैं क्या कि कितने किलोमीटर है? तो इन सभी का आप आंकड़ा प्रस्तुत मत कीजिएगा। खास करके 30 शब्द के प्रश्न में केवल तथ्य को शामिल कीजिएगा, जो मुख्य बातें हैं। देख लीजिए इसका आंसर। उत्तर, फड़ी नागवंशी शासक गोपाल देव द्वारा 11वीं सदी में भोरमदेव मंदिर का निर्माण किया गया था, जो कबीरधाम जिले के चौरा गांव में स्थित है, जिसे छत्तीसगढ़ के खजुराहो की संज्ञा दी जाती है, जो नागर स्थापत्य कला की चंदेल शैली में निर्मित है। ये आपका 30 शब्द के प्रश्न। तो आप मैक्सिमम 5 से 10 एक्स्ट्रा शब्द ऐड कर सकते हैं। तो एक बार और देख लीजिए। भोरमदेव मंदिर का उल्लेख कीजिए। फड़ी नागवंशी शासक गोपाल देव द्वारा 11वीं सदी में भोरमदेव मंदिर का निर्माण किया गया था, जो कबीरधाम जिले के चौरा गांव में स्थित है, जिसे छत्तीसगढ़ के खजुराहो की संज्ञा दी जाती है, जो नागर स्थापत्य कला की चंदेल शैली में निर्मित है। ये आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न था, क्रय विवाह को उल्लेख कीजिए। लगभग सभी छात्रों ने इसका आंसर लिखे हैं, कुछ ने दूसरे शब्दों का उल्लेख कर दिए हैं। तो आपको क्रय विवाह का उल्लेख करना था। तो क्रय विवाह क्या है देख लीजिए। 30 शब्द का प्रश्न है। क्रय विवाह जनजातीय विवाह के इस रूप में दूल्हे के माता पिता कन्या के माता पिता को नगद या सामान के रूप में कुछ धन या सामान देते हैं। इसे कन्या मूल्य कहा जाता है। इसे एक प्रकार का मुआवजा भी कहा जाता है। यह है आपका क्रय विवाह। बहुत से छात्रों ने क्या लिखा है, दहेज देते हैं। ये सब आप शब्दावली का प्रयोग नहीं करेंगे। क्रय विवाह का उल्लेख कीजिए। 30 शब्द के प्रश्न थे। तो एक बार और देख लीजिए। क्रय विवाह जनजातीय विवाह के इस रूप में दूल्हे के माता पिता कन्या के माता पिता को नगद या सामान के रूप में कुछ धन या सामान देते हैं। इसे कन्या मूल्य कहा जाता है। इसे एक प्रकार का मुआवजा कहा जाता है। ये आपका आज का दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न था, जनजातियों की आर्थिक स्थिति कैसी थी? आपको इसके बारे में उल्लेख करना था। तो इसका आंसर देखने से पहले जो सर निर्देश दिए थे हमारे जितेंद्र सर द्वारा, आप सभी को फीडबैक के साथ एक मैसेज भी प्राप्त हुआ होगा, सहयोग वाला। तो इसमें हमारे मेंस आंसर राइटिंग वाले अनेक छात्रों ने सहयोग दिए हैं अपने इच्छानुसार। कुछ छात्र इसको मजाक समझकर टेस्ट एसएमएस किए थे। ये रहा सर आपका सेंड। तो देखिए, मजाक आप अपने साथ किए हैं, न कि हमारे साथ। एक नहीं, कईयों ने किए हैं। किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता मैं। इस तरह से मजाक जब आप पढ़ाई के दौर में हैं तो खुद को धोखा दे रहे हैं, न कि हमें। तो इस तरह से भी कार्य आप मत किया कीजिए। ये सब मजाक अच्छी बात नहीं है। आपके इच्छा अनुसार बोला गया था, अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तब कीजिए। हो सकता है आपके लिए कुछ बेहतर करने की रणनीति तैयार किए हों हमारे जितेंद्र सर द्वारा। आपके लिए कुछ करना चाहते होंगे तो कुछ आप सोचिए उसके बारे में। इस तरह से मजाक मत कीजिएगा। फ़ोन पे में किए थे, जिसमें आपको देखेंगे जो फ़ोन पे चलाते हैं, मैसेज का ऑप्शन दिया रहता है। उस मैसेज में पैसा सेंड किए हैं करके पैसा डाले हैं और सेंड कर दिए हैं। तो इस तरह से मजाक मत कीजिएगा। अगर आप सहयोग निश्चित रूप में करना चाहते हैं, भले आप जितना करना चाहें, आप बिल्कुल कर सकते हैं।
ये आपके लिए ही किया जाएगा, जो भी आगे काम किया जाएगा, जो भी सुधार करना रहेगा, बेहतर से बेहतरीन हमारी तरफ से प्रयास रहेगा कि आपको सुविधा प्रोवाइड किया जाए। तो देख लीजिएगा जिनको भी सहयोग करनी हो। तीसरा प्रश्न था, जनजातियों की आर्थिक स्थिति कैसी थी? आंसर देख लीजिए। पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्र में निवास करने वाले जनजाति वनोपज संग्रहण, आखेट, वन औषधि का ज्ञान, ये कौन से थे? पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्र। तथा मैदानी क्षेत्र के जनजातीय अस्थायी कृषि से स्थायी कृषि इनके जीवन यापन का प्रमुख साधन रहा है। ये आपका 30 शब्द के प्रश्न थे। तो शब्दावली का ऐसा चयन कीजिए, जब 30 शब्द और 60 शब्द के प्रश्न पूछे जाए तो अधिक से अधिक आप तथ्य को शामिल कर लें। ये रहे आपके 30 शब्द के प्रश्न। प्रश्न था, जनजातियों की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्र में निवास करने वाले जनजाति वनोपज संग्रहण, आखेट, वन औषधि का ज्ञान तथा मैदानी क्षेत्र के जनजाति अस्थायी कृषि से स्थायी कृषि इनके जीवन यापन का प्रमुख साधन रहा है। यह हुआ आज का तीसरा प्रश्न का मॉडल आंसर। चौथा प्रश्न था, पितृसत्तात्मक को बताइए। कितने शब्दों में पूछा गया था? तो 30 शब्द में। तो देखिए 30 शब्द के प्रश्न पितृसत्तात्मक, जितने भी छात्र मेगा टेस्ट में शामिल हुए थे, यह आपका पहला प्रश्न था। पितृसत्तात्मक को बताइए 30 शब्द में। अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप भी मॉडल आंसर से अपना आंसर चेक किया कीजिए। आप में अगर खुद सुधार नहीं करेंगे, आपको जितनी बार भी फीडबैक दिया जाए, अगर आप खुद सुधरने का प्रयास नहीं करेंगे तो आपको कोई बदल नहीं सकता है। तो मेरे हिसाब से आप सभी को लिख नहीं सकते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिए। लेकिन जो प्रश्न आपको कराया जा चुका है वैसे प्रश्न में आप गलतियां मत किया कीजिए। जब चेक करते हैं अन्यथा बातों का आप अधिक उपयोग करते हैं तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है। अगर हम आपके लिए बेहतर करने का प्रयास रख रहे हैं, करना चाहते हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप हमारा सहयोग करें। आपका भी फर्ज बनता है मॉडल आंसर के साथ साथ आप भी सुधार कीजिए। यह आपके लिए है। आपका नोट्स तैयार होगा, हमें आप नहीं देंगे, आपका काम आएगा। एग्ज़ाम टाइम आप जल्दी रिवाइज कर लेंगे। इस तरह से आपको प्रश्न उत्तर नोट्स कहीं प्राप्त नहीं होगा। न ही कोई कोचिंग संस्थान आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, न ही कोई आपके दोस्त, न ही कोई संकलनकर्ता वाले हों, चाहे लेखक की बात हो। इस तरह से आपको प्रश्न और उत्तर, वो भी शब्द सीमा, वही प्रश्न जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और पूछे जा सकते हैं, ये आपका संग्रह होगा। आप लिखते तो रहिए। आज आपका 17वां दिन का मॉडल आंसर जारी कर रहे हैं। अगर आप निश्चित रूप से प्रतिदिन लिखे होंगे, जितने भी छात्र मॉडल आंसर से लिखे होंगे, तो आपके पास कम से कम 17×5 लगभग 100 प्रश्न के आसपास आपके कॉपी बन चुका होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने छात्र हमें सहयोग प्रदान किए हैं शनिवार और रविवार के दिन, आज भी कुछ छात्र सहयोग किए थे। सुबह मैसेज, रिप्लाई, आप फ़ोनपे, पेटीएम सब में आप सेंड किए थे। इसका उल्लेख करेंगे जब आज रात को हम मॉडल आंसर जारी करेंगे, तो बताएंगे कौन कौन से छात्र सहयोग किए हैं। तो देखिए, आप अपना नोट्स बनाइए, आपका काम आएगा। शनिवार रविवार आपके लिए टेस्ट भी रखा जाता है ताकि आप मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स की भी तैयारी कर पाएँ। तो केवल 20 छात्र और छात्राएं दोनों शामिल होते हैं। देखिएगा आगे उनका रिजल्ट कैसे आया है। मेगा टेस्ट में भी वो लोग लगभग टॉपर की लिस्ट में शामिल है। वही जो मेगा टेस्ट में भी शामिल होते हैं, प्रतिदिन लिखते हैं और प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देख लीजिएगा, आप अपने बैच में अगर टॉप नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो आपको तो छत्तीसगढ़ वालों को
सामना करना है। देख लीजिएगा, यहाँ सिविल सर्विस में लगातार रहने वाले 5 से 6 साल तक तैयारी करने वाले छात्रों को आपको कंपटीशन देना है। तो तैयारी करते रहिए। अगर आप हमारा सहयोग करते हैं तो आपको और बेहतर से बेहतरीन देने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए चौथा प्रश्न, पितृसत्तात्मक को बताइए। 30 शब्द। उत्तर, पितृसत्तात्मक एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों की प्राथमिक सत्ता होती है, अर्थात उन्हें समाज में उच्च माना जाता है। राजनैतिक नेतृत्व, नैतिक आधार, सामाजिक सम्मान, संपत्ति पर नियंत्रण आदि की भूमिकाओं पर प्रबल होते हैं। ये आपका चौथा प्रश्न था, पितृसत्तात्मक के बारे में बताना था 30 शब्द में। ये आपका सेकंड मेगा टेस्ट का प्रश्न और ये थर्ड मेगा टेस्ट का प्रश्न। तो लिख लीजिए, पितृसत्तात्मक एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों की प्राथमिक सत्ता होती है, अर्थात उन्हें समाज में उच्च माना जाता है। राजनीतिक नेतृत्व, नैतिक आधार, सामाजिक सम्मान, संपत्ति पर नियंत्रण आदि की भूमिकाओं पर प्रबल होते हैं। यह रहा आपका चौथा प्रश्न, पितृसत्तात्मक को बताइए। अगला प्रश्न था, छत्तीसगढ़ के प्रमुख आदिवासी विद्रोह क्यों हुए थे, कारण स्पष्ट कीजिए। प्रश्न पूछा गया है आपसे, छत्तीसगढ़ के प्रमुख जो आदिवासी विद्रोह हुए थे क्यों हुए थे, कारण बताना था। तो बहुत से छात्र पहले प्रश्न पढ़ा कीजिए कि वास्तव में प्रश्न पूछ क्या रहा है। विद्रोह के कारण पूछे गए थे तो बहुत से छात्र विद्रोह का उल्लेख कर दिए हैं, हल्बा विद्रोह, परलकोट विद्रोह, भूमकाल विद्रोह। आपको ये सब नहीं करना है, आपसे पूछा गया है कारण स्पष्ट कीजिए। तो कारण बताना था कि आखिर कौन कौन से ऐसे कारण थे जिनके कारण आदिवासी विद्रोह हुए थे। तो इसका आंसर देख लीजिए। प्रश्न 5वां, छत्तीसगढ़ के प्रमुख आदिवासी विद्रोह क्यों हुए थे, कारण स्पष्ट कीजिए। उत्तर देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के प्रमुख आदिवासी विद्रोह में से कुछ विद्रोह के स्थानीय कारण थे, परंतु सामान्यतः विद्रोह लगभग समान कारणों से हुए, जिसमें से वे अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों के प्रवेश करने पर रोक हेतु, अपनी संस्कृति और परंपराओं की संरक्षण हेतु, नवीन प्रशासन व्यवस्था के विरोध में, भूमि और वन संबंधित अनेक पारंपरिक अधिकारों की रक्षा के लिए, शोषणकारी नीति के खिलाफ आदि। ये थे छत्तीसगढ़ के प्रमुख आदिवासी विद्रोह के कारण, जिसमें आपको लिखना था कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख आदिवासी विद्रोह में से कुछ विद्रोहों के स्थानीय कारण थे, परंतु सामान्यतः विद्रोह लगभग समान कारणों से हुए, जिसमें से वे अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों के प्रवेश करने पर रोक हेतु, अपनी संस्कृति और परंपराओं की संरक्षण हेतु, नवीन प्रशासन व्यवस्था के विरोध में, भूमि और वन संबंधित अनेक पारंपरिक अधिकारों की रक्षा के लिए, शोषणकारी नीति के खिलाफ आदि। ये सभी कारण थे। 60 शब्द के प्रश्न यही आपको लिखना था, न कि विद्रोह को समझाना था। प्रश्न 6वां था, गौर नृत्य का उल्लेख कीजिए। कितने शब्द में, तो 60 शब्द में। तो आप शब्दावली को भी विशेष रूप से ध्यान दिया कीजिए कि प्रश्न कितने शब्दों में पूछा गया है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मैं कई बार बोल चुका हूँ, जब आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी टाइप से मत लिखा कीजिए। पिछले 2-3 दिन पहले भी उल्लेख किया था, जैसे एग्जाम्पल दिया था कि छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी, तो डेट दे के लिखते हैं 1 नवंबर सन 2000। इसी प्रकार से आप मेंस आंसर राइटिंग भी किए हैं 30 शब्द 60 शब्द के प्रश्न में। फीडबैक में भी बताया गया होगा कि इस तरह से मत कीजिएगा। तो देख लीजिएगा, इस तरफ से वनडे एग्जाम टाइप आप मेंस में मत लिखा कीजिए, अच्छा नहीं लगता। प्रत्येक बार बोलने के बावजूद भी आप उसी प्रकार का उपयोग करते हैं, दोहराते हैं उसी काम को। तो सुधार करने का प्रयास कीजिए। जब तक आप सुधार करने का प्रयास नहीं करेंगे, सुधरेंगे भी नहीं। 6वां प्रश्न था, गौर नृत्य का उल्लेख कीजिए, 60 शब्द।
ये आपका छठवां प्रश्न। तो देख लीजिए गौर नृत्य क्या है। माड़िया जनजाति के द्वारा यात्रा पर्व के दौरान गौर नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में गौर के शिकार को नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें जंगली भैंस के सींग की आकृति वाला मुकुट पहनकर नृत्य किया जाता है। जो ब्रिटिश मानव शास्त्री थे वेरियर एल्विन, इन्होंने संरचना और कलात्मक आदि दृष्टिकोण से इसे जनजातियों का श्रेष्ठ नृत्य बताया है। ये नेता नहीं है, नृत्य है, सुधार लेंगे इसे। क्या है गौर नृत्य, एक बार और देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। गौर नृत्य माड़िया जनजाति के द्वारा यात्रा पर्व के दौरान गौर नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में गौर के शिकार को नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें जंगली भैंस के सींग की आकृति वाला मुकुट पहनकर नृत्य किया जाता है। ब्रिटिश मानवशास्त्री वेरियर एल्विन ने संरचना और कलात्मक आदि दृष्टिकोण से इसे जनजातियों का श्रेष्ठ नृत्य बताया है। नेता नहीं है, नृत्य है, सुधार लेंगे इसको। देखिए ये 30 शब्द और 60 शब्द के प्रश्न तथ्य पर आधारित हैं। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कुछ शब्द ऐड करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो तथ्य हैं, कुछ फैक्ट बातें हैं, वह छूटनी नहीं चाहिए। अगला प्रश्न था 7वां प्रश्न, पांडु वंश के शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के युग को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। प्रश्न क्या है कि पांडु वंश के शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के युग को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। कितने शब्दों में लिखना था, 60 शब्दों में। तो देख लीजिए, महाशिवगुप्त बालार्जुन के युग को स्वर्ण युग कहने का कारण स्वयं शैव धर्म के अनुयायी थे, किंतु शैव, वैष्णव, बौद्ध, जैन सभी धर्मों को राजाश्रय दिया गया था। सिरपुर के भव्य लक्ष्मण मंदिर जैसे ही स्थापत्य का विकास हुआ। इन्हीं के समय प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग बौद्ध धर्म के ज्ञानार्जन के लिए आए थे, जिन्हें आश्रय दिया गया। सामाजिक संस्कृति समृद्धि युक्त था, जिसके कारण सभी धर्मों ने स्वतंत्रता पूर्वक विकास किया। तो ये रहे कारण कि आखिर महाशिवगुप्त बालार्जुन के युग को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। एक बार और देख लीजिए, महाशिवगुप्त बालार्जुन के युग को स्वर्ण युग कहने का कारण स्वयं शैव धर्म के अनुयायी था, किंतु शैव, वैष्णव, बौद्ध, जैन सभी धर्मों को राजाश्रय दिया गया। सिरपुर के भव्य लक्ष्मण मंदिर जैसे ही स्थापत्य का विकास हुआ। जो सिरपुर का भव्य लक्ष्मण मंदिर था, उसके जैसे ही स्थापत्य का विकास हुआ। इन्हीं के समय प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग बौद्ध धर्म के ज्ञानार्जन के लिए आए थे, जिन्हें आश्रय दिया। सामाजिक संस्कृति समृद्धि युक्त था, जिसके कारण सभी धर्मों ने स्वतंत्रता पूर्वक विकास किया। ये रहा आपका आज का 7वां प्रश्न, अर्थात मेगा टेस्ट का 7वां प्रश्न था। अगला प्रश्न था छत्तीसगढ़ के इतिहास में मौर्य युग को समझाइए। तो इसी में आपने लगभग बहुत से छात्रों ने यूज़ किए हैं। जैसे प्रीलिम्स में लिखते हैं कि कहाँ अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो नक्शा वक्शा बना के अभिलेख बता दिए। 100 शब्द का प्रश्न था, तो आप कोशिश किया कीजिए तथ्य को शामिल करें। 100 शब्द ज़्यादा नहीं होता है, आप 10 लाइन से ज़्यादा नहीं लिख सकते। 10 से 12 लाइन, 12 लाइन आपको आंसर शीट में मिलेगा। याद रखेंगे 12 लाइन है। शुरुआत में आपको 30 शब्द में 4 लाइन है, 60 शब्द में 7 लाइन है। इस प्रकार से आपको मेंस आंसर राइटिंग जब CGPSC मेंस एग्ज़ाम में देंगे तो आपको लाइनिंग ज़्यादा देने का मतलब होता है आपके पीछे के प्रश्न छूटने चाहिए। आप 4 लाइन लिखने के चक्कर में जो पीछे बड़े बड़े प्रश्न रहते हैं 175 शब्द के, 125 शब्द के, 100 शब्द के, उसमें आप पूरा नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि एक विषय तो अध्ययन करना नहीं है। एक पेपर में एक से अनेक विषय शामिल हैं। तो 4 लाइन के जगह पर
आप 30 शब्द के स्थान पर 35 शब्द लिखिए, भले 3 लाइन लिखिए। अगर आप थोड़ा दूर दूर लिखते हैं तो 4 लाइन हो जाएगा वो, लेकिन आप 4 लाइन के पीछे मत भागिएगा कि 4 लाइन में पूरा लिखूंगा या लिखूंगी। आप शब्द सीमा पर ध्यान दीजिएगा कि आखिर प्रश्न कितने शब्दों में पूछा गया है। अगर 30 शब्दों में पूछा गया है तो मैक्सिमम 35 से 40 शब्द लिख सकते हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि 40 शब्द से ज़्यादा बिल्कुल ना लिखें मेंस आंसर राइटिंग जब आप मेन एग्ज़ाम में देंगे तो, क्योंकि आपको 4 लाइन दिया जाएगा तो वहाँ 50 शब्द भी आ सकते हैं। तो आप 4 लाइन भरने के बजाय शब्द सीमा पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। आप सभी को आज 9 बजे का प्रश्न प्राप्त हो चुका है। तैयारी कर लीजिएगा लिखने का। 6 से 7 PDF बनाकर ग्रुप में सेंड कीजिएगा। इस प्रश्न का वीडियो के माध्यम से आपको मॉडल आंसर 9 से 10 के बीच के प्राप्त हो जाएगा। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय पर आपको पूरी जानकारी मिल जाए। प्रश्न था छत्तीसगढ़ के इतिहास में मौर्य युग को समझाइए। कितने शब्द में? 100 शब्द में। प्रश्न था कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में मौर्य युग को समझाइए। उत्तर क्या है? मौर्यों के नेतृत्व में भारत में एक विशाल राज्य की स्थापना हुई, जिसे इतिहासकारों के अनुसार मौर्य साम्राज्य में छत्तीसगढ़ का हिस्सा भी शामिल था। मौर्य साम्राज्य के अशोक के कलिंग अभियान से छत्तीसगढ़ को भी जोड़ा जाता है। कलिंग महानदी और गोदावरी के बीच का प्रदेश था, जिसमें संभवतः छत्तीसगढ़ के क्षेत्र का कुछ हिस्सा भी शामिल था। ये बताएं कि आखिर मौर्य का शामिल क्यों किया जाता है छत्तीसगढ़ के इतिहास में। तो साक्ष्य भी हैं, उनके बारे में भी देख लीजिए आखिर क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्र जिलों से मौर्य युगीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिनमें अकलतरा, तारापुर, ठठारी आदि से मौर्यकालीन सिक्के तथा आरंग, तुरतुरिया आदि क्षेत्रों से पाली भाषा के लेख और बौद्ध धर्म से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। साथ ही सीता बेंगरा और जोगी बेंगरा की गुफाओं से भी मौर्यकालीन लेख प्राप्त हुए हैं। वेनसॉन्ग ने भी अपनी रचना सियुकी में इस क्षेत्र में प्राप्त बौद्ध स्थापत्य स्मारकों और प्रमाणों का उल्लेख किया है। ये आपका था 100 शब्द के प्रश्न। तो 100 शब्द के प्रश्न में तथ्य इस प्रकार से शामिल रहने थे। बहुत से छात्रों ने सीता बेंगरा को ही 60 शब्द में लिख लिए हैं, जोगी मारा को 30 शब्द में लिख लिए हैं, तो 90 शब्द तो आपका ऐसे ही हो गया। तो आप शब्द सीमा को भी विशेष रूप से ध्यान दीजिए। शब्द सीमा आपके लिए केवल 100 शब्द था। छत्तीसगढ़ के इतिहास में मौर्य युग को समझाना था, तो आप 100 शब्द में आपको केवल इतने बातों का उल्लेख करना था। मेगा टेस्ट का 9वां प्रश्न था कलचुरी कालीन सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, समझाइए। देखिए, सामाजिक व्यवस्था पूछा गया था। इसमें बहुत से छात्रों ने, लगभग 90% छात्रों ने अन्यथा बातों का उल्लेख ज़्यादा किए हैं। जो मन में आए हैं प्रशासनिक के बारे में, धार्मिक के बारे में, सांस्कृतिक के बारे में, इन सभी का उल्लेख किए हैं सिवाय सामाजिक व्यवस्था को छोड़कर। तो पहले प्रश्न को समझिए कि आखिर प्रश्न पूछ क्या रहा है। प्रश्न पूछा गया था कलचुरी कालीन सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, समझाइए। इसी के कारण बहुत से छात्रों का अंक डाउन हो गया है। जो 53 अंक के प्रश्न थे, आज टोटल 53 अंक प्रश्न थे। देखेंगे आगे आप कि टॉपर का आखिर अंक इतना कम कैसे हुआ है। तो आपने सामाजिक व्यवस्था आपसे पूछा गया था, तो आपने अन्यथा बातों का उल्लेख किए हैं। कितने शब्द का प्रश्न है जी? 125 शब्द का। तो 10 अंक आप तो ऐसे गया। आपका अंक प्राप्त हुआ है 43 अंक पे। उसके बावजूद आपको 2 में से 2 नहीं दे सकते, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग में पूरे तथ्य आप अभी तक सीखे नहीं हैं कि आपको 2 नंबर दिया जाए। 4 अंक आपको दे नहीं सकते, क्योंकि 60 शब्द में आपने अन्यथा बातों का उल्लेख किए हैं। इसलिए जब आप रिजल्ट देखेंगे, जब मेंस का रिजल्ट आता है इंटरव्यू के बाद भी, तो देखे होंगे आप सभी
उम्मीद करता हूँ आप लोग देखे होंगे। 1550 हमारा मेंस आंसर राइटिंग होता है, 900 1000 इतना टॉपर का अंक प्राप्त होता है। इसी कारण होता है पूरे प्रश्न में जो पूरे अंक रहते हैं नहीं दिया जाता है। तो आप लोग भी प्रयास किया कीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम तथ्य को शामिल करने का, ताकि हम भी आपको अच्छा अंक दे सकें। आपके में तथ्यों की कमी रहती है, अक्षर त्रुटि रहता है, इसके कारण आपके अंक डाउन हो जाते हैं। तो फीडबैक में आपको बताया जाता है कि आपकी गलतियां क्या है, तो आगे आप उसका ध्यान मत दिया कीजिए, मतलब सुधार करने का प्रयास किया कीजिए, वही गलतियां मत दोहराइएगा। प्रश्न 9वां था, कलचुरी कालीन सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, समझाइए। 125 शब्द। उत्तर क्या है? कलचुरी कालीन सामाजिक व्यवस्था प्राचीन भारतीय समाज की परंपराओं की तरह संचालित था। समाज में चतुर्वर्ण व्यवस्था विद्यमान था। तो आपको सामाजिक व्यवस्था में चतुर्वर्ण व्यवस्था को बताना था। चतुर्वर्ण व्यवस्था कैसी थी इसका उल्लेख करना था। तो एक बार और इसको देख लीजिए कि कलचुरी कालीन सामाजिक व्यवस्था प्राचीन भारतीय समाज की परंपराओं की तरह संचालित था। समाज में चतुर्वर्ण व्यवस्था विद्यमान था। चतुर्वर्ण व्यवस्था में कौन है? पहला है ब्राह्मण वर्ग। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। समाज में ब्राह्मणों को सर्वोच्च सम्मान प्राप्त था। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में यहां ब्राह्मण का आगमन हुआ, जिन्होंने अपनी योग्यता के आधार पर यहां अनेक पद प्राप्त किए और शासन प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किए। युद्ध काल में और शांतिपूर्ण स्थितियों में राजा को सलाह देने में ब्राह्मणों की प्रमुख भूमिका होती थी। ये आपका पहला ब्राह्मण वर्ग। किसमें से? चतुर्वर्ण व्यवस्था का पहला ब्राह्मण वर्ग के बारे में एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए कि समाज में ब्राह्मणों को सर्वोच्च सम्मान प्राप्त था। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ ब्राह्मणों का आगमन हुआ, जिन्होंने अपनी योग्यता के आधार पर यहाँ अनेक पद प्राप्त किए और शासन प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किए। युद्ध काल में और शांतिपूर्ण स्थितियों में राजा को सलाह देने में ब्राह्मणों की प्रमुख भूमिका होती थी। ये आपका ब्राह्मण वर्ग। दूसरा क्षत्रिय वर्ग। तो क्षत्रिय वर्ग में क्या है? कलचुरी शासक स्वयं क्षत्रिय थे। वे अपनी वीरता और सैन्य कुशलता के बल पर विभिन्न क्षेत्रों में विजय प्राप्त की, जिनमें सैनिकों की विशेष भूमिका रही। ये आपका क्षत्रिय वर्ग था कि कलचुरी शासक स्वयं क्षत्रिय थे। वे अपनी वीरता और सैन्य की कुशलता के बल पर विभिन्न क्षेत्रों में विजय प्राप्त की, जिनमें सैनिकों की विशेष भूमिका रही। आपसे रिक्वेस्ट है मेरा, आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, ताकि आपको इस प्रकार से जो घटित हुई है, जैसे फरवरी में आपको प्रीलिम्स हुआ था 9 फरवरी को, मेंस कब होने वाला है? अक्टूबर में, कारण कोरोना वायरस। इसके बावजूद भी बहुत से छात्र बोल रहे हैं कि हम अभी पेपर देने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर आपकी तैयारी फरवरी से लेकर अक्टूबर में एग्ज़ाम है, आपके पास लगभग 9 माह का समय था, 8 माह मान लीजिए। यदि आप 8 माह में मेंस का रिवाइज नहीं कर पाए हैं, तो आप बीमारी का दावा मत कीजिए कि हमें कोरोना वायरस हो जाएगा। आप सैनिटाइज का उपयोग कीजिए, मास्क लगाइए। आपको तो केवल 7 पेपर देना है, तो तैयारी कीजिए। अब ऐसा बात है, कोरोना हो भी जाता है, मान लीजिए किसी कारणवश मेंस वाले जो एग्ज़ाम देंगे, मान लीजिए कोरोना आपको हो जाता है, आपका तो इलाज ठीक हो जाएगा, और मान लीजिए वहीं पर आपकी जॉब लग जाती है, जो पोस्ट थे उनमें से कोई एक पोस्ट आपको प्राप्त हो जाता है, तो आप कोरोना वायरस को पहले देखेंगे कि अपनी जॉब को पहली प्राथमिकता देंगे? कोरोना वायरस जब आपको हो जाता है, आपका इलाज हो जाएगा, लेकिन आप भ्रम मत फैलाइए कि कोरोना हो जाएगा। एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब नीट वाले 15 लाख छात्र से अधिक छात्र एग्ज़ाम दिए, किन्हीं को कुछ नहीं हुआ,
तो जो 3400-3500 छात्र मेंस लिखेंगे, किसी कारणवश किन्हीं को हो जाता है तो इलाज हो जाएगा, आप तैयारी बस कीजिए। ये सब बहाना मत बनाइए, ये आपकी कमी को प्रदर्शित करता है कि आपकी अभी तैयारी भी नहीं हो पाई है। तीसरा था वैश्य वर्ग। वैश्य वर्ग पारंपरिक रूप से व्यापार और उद्योग के कार्य में संपन्न था। आर्थिक रूप से विकसित होने के कारण इनका समाज में प्रतिष्ठा उच्च थी। स्थानीय प्रशासन में वैश्य वर्ग की प्रमुख महत्वपूर्ण भूमिका थी। कलचुरी स्रोतों में वल्लभराज नामक वैश्य का वर्णन है जिसने सैन्य अभियान में प्रमुख भूमिका निभाई। ये आपका वैश्य वर्ग कि वैश्य वर्ग पारंपरिक रूप से व्यापार और उद्योग के कार्य में संपन्न था। आर्थिक रूप से विकसित होने के कारण इनका समाज में प्रतिष्ठा उच्च था। स्थानीय प्रशासन में वैश्य वर्ग की प्रमुख महत्वपूर्ण भूमिका थी। कलचुरी स्रोतों में वल्लभराज नामक वैश्य का वर्णन है जिसने सैन्य अभियान में प्रमुख भूमिका निभाई है। अगला है शूद्र वर्ग। शूद्र वर्ग के बारे में देख लीजिए। कलचुरी समाज में शूद्र वर्ण की स्थिति अच्छी थी। सामाजिक समरसता का वातावरण व्याप्त था। देवपाल मोची द्वारा खल्लारी में विष्णु मंदिर के निर्माण से इस क्षेत्र में सामाजिक समन्वय का आभास मिलता है। ये आज का जो कल परसों का मेगा टेस्ट था उसका 90वें प्रश्न का मॉडल आंसर कि आपको सामाजिक व्यवस्था में चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख करना था, न कि कमाविजदार, स्त्रियों की स्थिति, धार्मिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति, इन सभी की बातों को आपको उल्लेख नहीं करना था। तो पहले प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिएगा। मेगा टेस्ट चौथे नंबर आपको पुनः शनिवार को होगा, तो आप लोग सोमवार से शुक्रवार तक जो भी प्रश्न देंगे उस टॉपिक का पूरा अध्ययन कर लीजिएगा। अभी आपके पास समय है, तैयारी कीजिए। 26 नवंबर को नोटिफिकेशन आ सकती है प्रीलिम्स की, तो आप अभी से तैयारी करते रहिए। नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी आपकी और तेज हो जाएगी। आपको प्रेशर का सामना करना पड़ेगा, प्रीलिम्स के साथ मेंस भी करेंगे तो दोनों दिक्कत होगा। तो अभी आप आराम से मेंस की तैयारी कीजिए। आपके पास 2 माह हैं, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, अभी 2 माह बाद आएगा वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है। तो 2 माह अच्छे से जितना ज़्यादा हो सके मेंस आंसर राइटिंग प्रतिदिन करिए। यदि हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं, हम आपको लिखवाने के लिए तैयार हैं, प्रश्न देने को तैयार हैं, मॉडल आंसर के लिए आपको नोट्स बनवाने के लिए तैयार हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि जो आपको प्रतिदिन 6-7 प्रश्न प्राप्त होते हैं, 2 सब्जेक्ट चल रहा है, छत्तीसगढ़ का इतिहास और क्या चल रहा है, छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य। कोशिश करते हैं इस माह दोनों को कंप्लीट करने का। नहीं हो पाएगा, अक्टूबर का पहला वीक इसमें कंप्लीट करेंगे ताकि हम दूसरे सब्जेक्ट पर भी ध्यान दे पाएँ। आप सहयोग कीजिए, लगातार लिखते रहिए। ये रहा 9वां प्रश्न। 10वां प्रश्न था बस्तर के दशहरा का विवरण कीजिए। बस्तर के दशहरा के बारे में आपको बताना था। तो देखिए, बस्तर का दशहरा आप वीडियो से बना लीजिएगा नोट्स, 175 शब्द के लिए पर्याप्त है। आपको वीडियो मिल जाएगा बस्तर का दशहरा का। अगर हमारा चैनल से आप देखना चाहें, वहाँ से नोट्स बनाना चाहें तो वहाँ प्रत्येक शब्द को लिखा जा चुका है और लगभग समझाया भी गया है। तो आप वहाँ से 175 शब्द का नोट्स तैयार कर लेंगे। उसके बाद अगर आप चेक कराना चाहें तो चेक करा सकते हैं। आपको फीडबैक भी बता सकते हैं कि और वहाँ क्या ऐड कर सकते थे, कौन से शब्दावली को और शामिल कर सकते थे और कौन से तथ्य को और लिख सकते थे। बट पहले आप वीडियो देख के नोट्स बना लीजिएगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे। ये रहा आज का मॉडल आंसर, मतलब मेगा टेस्ट तीसरे दिन का मॉडल आंसर। तो बताइए कितने लोग तैयार हैं अपना अंक जानने के लिए। पहले तो उन छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हम जो मुहिम किए थे कि आपसे कुछ सहयोग बनती है तो सहयोग कीजिए। तो अनेक छात्रों ने हमारा सहयोग किए हैं। आपको CGPSC हैरिटन नोट्स परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके आभारी हैं।
आपको बेहतर से बेहतरीन देने का प्रयास करेंगे। कौन कौन से छात्र दिए हैं, आज रात के जो 9 बजे मॉडल आंसर होगा उसमें हम उनका नाम उल्लेखित करेंगे। यदि आप भी सहयोग करना चाहते हैं, जितने भी छात्र देख रहे हैं, अगर आप भी सहयोग करना चाहते हैं तो सभी के जब फीडबैक के बाद आपको दूसरा मैसेज दिया गया है वहाँ से आप देख लीजिएगा, आपको 2 पेटीएम का भी ऑप्शन है, फ़ोनपे का भी ऑप्शन है। आप सहयोग कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, आप देख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके प्राप्तांक अंक से। चलिए सभी दिल थाम के बैठिए, शुरुआत करते हैं आपके प्राप्तांक अंक। पहला स्थान नहीं है ना, ये अंक हैं। आपके टॉप 10 छात्रों के नाम अंतिम में बताएंगे, नोट डाउन कर लीजिए। समृद्धि, आपके प्राप्तांक अंक है 25 अंक। कितने में? टोटल अंक थे 53। पुनः बता दूं, टोटल अंक थे 53, बार बार नहीं बताऊंगा, टोटल अंक 53 थे, याद रखेंगे। समृद्धि, आपका प्राप्तांक अंक 25। रोशन टोप्पो, आपका प्राप्तांक अंक 29। सुषमा विश्वकर्मा, आपका प्राप्तांक अंक 22। स्वीटी साहू, आपका प्राप्तांक अंक 13। परदेसी राम, आपके प्राप्तांक अंक है 6। नेतराम पैकरा, आपके प्राप्तांक अंक 29। निकिता, आपके प्राप्तांक अंक हैं 13। रेखा कुजूर, आपके प्राप्तांक अंक हैं 23। रेशमी इक्का, आपके प्राप्तांक अंक हैं 22। नील कुमार, आपके प्राप्तांक अंक हैं 11। सविता ध्रुव, आप जो पीडीएफ भेजे थे वह क्लियर नहीं था, इसलिए आपका पीडीएफ चेक नहीं हो पाया है, उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, समझ नहीं आ रहा था। इस कारण हमारे जो टीम के आज जो टीचर फीडबैक दिए हैं, देखिए जितने भी पीडीएफ आते हैं हमारे को शेयर करते हैं, इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि नाम उल्लेखित कीजिए। अल्फ़ाबेटिकल हम लोग भी डिवाइड करते हैं कि इतने छात्रों का आप चेक करेंगे सर, इतने छात्रों का आप करेंगे। इस तरह से टीम वर्क करके CGPSC हैंड रिटन नोट्स परिवार यह संचालित करता है। तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप पीडीएफ में निश्चित रूप से नाम लिखा कीजिए। इसीलिए बार बार बोलते हैं कि पीडीएफ में नाम लिखिए ताकि हमको आसानी हो चेक करने में। मान लीजिए 3 टीचर चेक कर रहे हैं, तीनों एक ही पीडीएफ को बार बार चेक करेंगे, इससे समय वेस्ट होगा। और इतना फ्री तो हम भी नहीं बैठे हैं, प्रीलिम्स की भी कक्षाएं रहती है, मेंस की रहती है, आगामी 1 हफ्ते का शेड्यूल तैयार करना रहता है, प्रश्न उठाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो आप लोग भी कम से कम पीडीएफ में अपना नाम लिख दिया कीजिए। इस बार से इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग से एक अनुरोध है, जब आप नाम लिखेंगे अपना तो सामने में इंग्लिश लिख दीजिएगा, हाफ में ENG करके, इससे आसानी होगा। इंग्लिश मीडियम वाले आपको, इंग्लिश मीडियम वाली एक मैम है, हमसे हमारी मैम है एक, उनसे चेक कराते हैं, उसके बाद आपको फीडबैक दिया जाता है। तो इस बार कोशिश करेंगे आप लोग भी कि सामने में ENG लिख देंगे, जैसे इंजीनियर लिखते हैं, उसके बाद अपना नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला वर्षा वर्मा, आपके प्राप्तांक अंक हैं 29। महिमा वर्मा 28। आज हम 64 लोगों का पीडीएफ चेक किए थे पिछले 2 दिनों में, शनिवार रविवार में। ये लोग पीडीएफ सेंड किए हैं, राइटिंग भी कुछ लोगों का सुधार करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, लिखे अच्छा है लेकिन राइटिंग के कारण नंबर उनका कम हो गया है। मान लीजिए उन 64 लोगों में किसी का नाम शामिल नहीं हुआ है तो उसमें कुछ कमी रही होगी, इसलिए कॉपी चेक नहीं हो पाया है। पहले से बता देता हूँ, आप हेल्पलाइन नंबर पे SMS कर दीजिएगा, आपको चेक करके फीडबैक दे सकते हैं, लेकिन आगे से इस प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। महिमा वर्मा, आपके प्राप्तांक अंक 28। मधु नेताम, आपके प्राप्तांक अंक हैं 24। मीनू जांगड़े, आपके प्राप्तांक अंक हैं 29। नेहा सरकार, आपके प्राप्तांक अंक है 24। देखिए कितने एक्टिव हैं हमारी जो मेंस आंसर राइटिंग वाले हैं उसमें से लड़कियां, इसीलिए तो लड़के पीछे हो जाते हैं। उनको क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, नहीं ये तो हम कर लेंगे,
हम दूसरों से एहसान क्यों लें, हम दूसरों को क्यों भाग लें, हमको क्या फ़ायदा है। तो देखिए, इस तरह से ईगो मत लाइएगा, आप लिखते जाइएगा। जब तक आप लिखेंगे नहीं, सीखेंगे भी नहीं, प्रत्येक बार बोलता हूँ। और आप सिविल सर्विस में तैयारी कर रहे हैं तो आपको कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस काम नहीं आता है, आपका स्किल काम आता है, आपका माइंड काम आता है कि आप कितने एक्टिव हैं, आपकी समझ कैसी है। तो जब तक आप लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, आपकी समझ विकसित नहीं होगी। जब तक आपको फीडबैक कोई देते नहीं है, चाहे हम दें, कोई टीचर दें या कोई कोचिंग संस्थान वाले दें, तब तक आप सुधार नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको फीडबैक प्राप्त होता है और खुद सुधरने का प्रयास नहीं करते हैं तो ये भी कोई काम का नहीं है। इसमें से बहुत से छात्र कोचिंग किए हैं, कमेंट आता है उनका, पर्सनल एसएमएस करते हैं कि सर इस तरह से कोचिंग में भी नहीं पढ़ाते हैं, न ही कॉपी चेक करते हैं, इस तरह से फीडबैक भी प्राप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि टेस्ट ही नहीं होता है तो कहाँ से फीडबैक दे। वहाँ डायरेक्ट बोल दिया जाता है हमारा काम है पढ़ाना। अगर कोई छात्र वहाँ पढ़े होंगे मेंस वाले, जहाँ जिस भी कोचिंग संस्थान में हो, तो देखे होंगे भीड़ भाड़ रहता है, लेक्चरबाजी होता है, चले जाते हैं। तो उससे बढ़िया है आप किसी भी कोचिंग संस्थान का नोट्स ले लीजिए और ख़ुद पढ़िए। कहीं डाउट होता है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मेंस आंसर राइटिंग आपको कहीं भी प्राप्त नहीं होगा इस प्रकार से कि आपको चेक करके आपके अंग बताएं, आपकी गलतियां क्या हैं इसके बारे में उल्लेख करें। प्रतिदिन कक्षाएं हो रही है, आज हम 17वें दिन का मॉडल आंसर देखने जा रहे हैं। प्रतिदिन हुए हैं, 1 से लेकर 17वें दिन आपको प्रश्न प्राप्त हुए हैं। तो नेहा सरकार, आपके प्राप्तांक अंक हैं 24। शरद मिश्रा, आपके प्राप्तांक अंक हैं 24। मासोराम कर्मा, आपके प्राप्तांक अंक हैं 23। यशवंत कुमार, आपके प्राप्तांक अंक हैं 25। रानू, आपके प्राप्तांक अंक हैं 22। संतोष कुमार, आपके प्राप्तांक अंक हैं 22। श्रद्धा, आपके प्राप्तांक अंक हैं 28। राकेश राव, आपके प्राप्तांक अंक हैं 6। देखिए, यदि आपसे प्रश्न नहीं बनते हैं तो आप वीडियो का सहारा ले सकते हैं। पूरे दिन भर का समय मिलता है, 9 बजे से शाम के 6 बजे तक। यदि आप 9 घंटे के दायरे में वीडियो देखकर भी अगर नहीं लिख सकते हैं तो आप फॉर्मेलिटी काम कर रहे हैं। केवल 2 प्रश्न 3 प्रश्न लिखकर अगर आप ग्रुप में भेज रहे हैं तो वही है जो हम बार बार बोलते हैं, आपको ग्रुप से रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से काम मत कीजिएगा, आप लिखने का प्रयास तो कीजिए। जब तक आप लिखेंगे भी नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आप उसके बारे में जानते हैं। इसके लिए आप वीडियो का सहारा ले लीजिए। प्रतिदिन आपको लिंक भी भेजा जाता है। यदि आप कहीं पढ़े नहीं हैं तो वीडियो देख लीजिए, समझ नहीं आता है तो कमेंट करके पूछिए, पर्सनल एसएमएस करके पूछिए। लेकिन 1 प्रश्न 2 प्रश्न मेगा टेस्ट में शोभा नहीं देता है। साफ सब बता दूं, मेगा टेस्ट में प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक जो प्रश्न दिए जाते हैं उसी का टॉपिक रहता है, उसी में से शब्द सीमा तय करके प्रश्न दी जाती है। और ये सभी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो 1-2 प्रश्न लिखकर इस प्रकार से कार्य मत किया कीजिए। पिंकी सरकार, आपके प्राप्तांक अंक है 23। वीरेंद्र साहू, आपके प्राप्तांक अंक है 24। पिंकी मंकुर, आपके प्राप्तांक अंक है 24। सुनीता यादव, आपके प्राप्तांक अंक भी हैं 24। राहुल अघरिया, आपके प्राप्तांक अंक हैं 5। ओम प्रभा साहू, आपके प्राप्तांक अंक हैं 25। रीनू साहू, आपके प्राप्तांक अंक हैं 27। मुकेश गुप्ता, आपके प्राप्तांक अंक हैं 25। श्रद्धा राठौर, आपके प्राप्तांक अंक है 26। प्रीति भारती, आपके प्राप्तांक अंक हैं 30। तन्नू, आपके प्राप्तांक अंक हैं 18। प्रगति बंजारा, आपके प्राप्तांक अंक हैं 28। ममता साहू, आपके भी प्राप्तांक अंक हैं 28। मनीषा सोनी, आपके प्राप्तांक अंक हैं 24। साहिना, आपके प्राप्तांक अंक हैं 28। पीडीएफ ग्रुप में सेंड कीजिएगा। आइंदा से याद रखेंगे, आपको इस बार लगभग 2 घंटे का समय प्राप्त हुआ था, तो पीडीएफ आप दिन भर में तैयार कर लिया कीजिए। देखिए 1.5-2 MB का पीडीएफ रहता है जी। छत में चल दिया कीजिए, आंगन में चल दिया कीजिए,
कम से कम 1.5 MB का जो PDF रहता है 2 घंटे के बीच में आप लोग सेंड कर दिया कीजिए। साहिना 28 अंक आपके प्राप्तांक अंक प्राप्त। ममता पटेल आपके प्राप्तांक अंक 28। रामनाथ कुंजम आपके प्राप्तांक अंक है 26। वैशाली कर्माकर आपके प्राप्तांक अंक हैं 29। प्रीति कर्माकर आपके प्राप्तांक अंक हैं 28। मेडुल राजकुमारी आपके प्राप्तांक अंक हैं 16। दीपिका तामस्कर आपके प्राप्तांक अंक हैं 17। अनुपम किशोर देवांगन आपके प्राप्तांक अंक हैं 14। चंदन वर्मा आपके प्राप्तांक अंक हैं 14। गरिमा देवांगन आपके प्राप्तांक अंक हैं 24। बेला कुजूर आपके प्राप्तांक अंक हैं 7। अक्षर में सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। तथ्यों को अधिक से अधिक शामिल किया कीजिए, अन्यथा बातों को उल्लेख मत कीजिए। पुनः बोलूँगा, जो प्रश्न आपसे नहीं बनते हैं तो उसको छोड़ने के बजाय आप वीडियो देख के कुछ लिखने का प्रयास कीजिए, तो वीडियो का सहारा आप ले सकते हैं। दिलीप उइके आपके प्राप्तांक अंक हैं 26। बबीता साहू आपके प्राप्तांक अंक हैं 19। खुशी आपके प्राप्तांक अंक भी हैं 19। चेतना सिंह आपके प्राप्तांक अंक हैं 22। ज्योति सिंह आपके प्राप्तांक अंक हैं 21। आयुष अग्रवाल आपके प्राप्तांक अंक हैं 14। हिमांशु साहू आपके प्राप्तांक अंक हैं 6। हिमांशु साहू आपने 4 या 5 3 या 4 प्रश्न का आंसर दिए थे। कोशिश कीजिए 10 प्रश्न में 10 बनने चाहिए। अगर कोई प्रश्न का आंसर नहीं पता है तो वीडियो का सहारा लीजिए, गूगल का सहारा लीजिए, नोट्स पढ़िए, बुक पढ़िए, लेकिन आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। अरविंद बंजारे आपके प्राप्तांक अंक हैं 27। गरिमा साहू आपके प्राप्तांक अंक हैं 24। आपने अच्छा लिखने का प्रयास किए थे, अक्षर में बस थोड़ा सा सुधार कीजिएगा। कदम कुमारी आपके प्राप्तांक अंक हैं 15। अगला है अरुण कुमार आपके प्राप्तांक अंक हैं 26। दिव्या सिंह आपके प्राप्तांक अंक हैं 14। अगला है भीषम वर्मा आपके प्राप्तांक अंक हैं 22। अगला है अंजलि कुशवाहा आपके प्राप्तांक अंक हैं 32। जयनाम कुमार आपके प्राप्तांक अंक हैं 24। अगला है हेमंत कुमार आपके प्राप्तांक अंक हैं 14। इस प्रकार से हमें 64 PDF ऐसे प्राप्त हुए थे जिनका हम जांच किए हैं। आपके प्राप्तांक बताएं अंक काउंट करके, जितने भी शिक्षक द्वारा चेक किया गया था। ये आपका फाइनल लिस्ट था। उसके बाद देखते हैं टॉप 10 लिस्ट के बारे में। तो जिनको भी जो भी बातें फीडबैक के रूप में प्राप्त हुई है, क्या गलती है, क्या आगे आप कर सकते हैं और क्या सुधार करने की आवश्यकता है, तो आगे से जो मेगा टेस्ट अगले शनिवार को होगा 4थे नंबर का, इस प्रकार से गलती मत कीजिएगा। अगर किसी छात्र को बोला गया है कि आप लाइन में लिखिए तो लाइन में लिखिए, उनके ऊपर में लिखने का प्रयास मत कीजिए। किसी छात्रों को बोला गया है कि एक लाइन में लिखिए तो एक लाइन में लिखिए। मात्रा त्रुटि अगर आपको बोला गया है तो मात्रा त्रुटि में सुधार कीजिए। अगर आपको बोला गया है अन्यथा बातों का उल्लेख मत कीजिए तो बिल्कुल मत कीजिए अन्यथा बातों का। भले कम लिखिए लेकिन अच्छे से लिखिए। तो कितने लोग तैयार हैं जी टॉप 10 छात्रों का नाम जानने के लिए? इतने में तो देख लिए होंगे कौन टॉप किए हैं। अगर शुरू से देखते आ रहे होंगे 64 लोगों का अंक, तो चलिए देख लेते हैं टॉप 10 स्टूडेंट का। काफ़ी देर से आप लोग भी देख रहे हैं। टॉप 10 स्टूडेंट्स, मेगा टेस्ट 3rd है आज के हमारे टॉपर हैं अंजलि कुशवाहा, 32 आपके प्राप्तांक अंक हैं। टोटल अंक था 53 अंक। तो हमारे टॉपर हैं मेगा टेस्ट 3rd के अंजलि कुशवाहा, 32 अंक। आप हैं कि नहीं हैं जी? लाइव चैट में बताइए। अगर हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने मेगा टेस्ट तीसरे दिन के में 65 लोगों के बीच में आपने अव्वल अंक प्राप्त किए हैं। टॉप 10 छात्र अपना पोजीशन बना के रखिएगा। पिछले 3 टेस्ट में देख रहे हैं स्थान परिवर्तित हो रहा है।
तो इस तरह से कंपटीशन बना के रखिए, आगे आने की होड़ रखिए। और टॉप 10 छात्र आप लोग भी लगातार प्रयास कीजिए कि आपका स्थान कोई दूसरा न ले, आपका प्रत्येक बार टॉप 10 में स्थान में नाम आना चाहिए। अंजलि कुशवाहा 32 अंक फर्स्ट रैंक। सेकंड रैंक प्रीति भारती, आपके प्राप्तांक अंक हैं 30। हैं कि नहीं है जी? आप भी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। शायद आप इंग्लिश मीडियम की हैं, काफ़ी अच्छा लिखे थे, मैम बता रही थी और सर भी चेक किए थे। अगला है रोशन टोप्पो 29 अंक, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी अच्छा लिखा है। भीषम वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भीषम वर्मा जी अगर होंगे तो कमेंट में लाइव चैट में बता सकते हैं, आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अगला है नेतराम पैकरा, आपके प्राप्तांक अंक हैं 29। वर्षा वर्मा, आपके प्राप्तांक अंक हैं 29। मीनू जांगड़े, आपका अंक भी है 29। वैशाली कर्माकर, आपके अंक भी हैं 29। तो इस तरह से थर्ड रैंक पे 5 छात्राएं हैं, 1 छात्र हैं, सॉरी 2 छात्र हैं, 3 छात्राएं हैं। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आप थर्ड पोजीशन पे हैं। कोशिश कीजिएगा कि अगले टेस्ट में आपका नाम अव्वल हो। तो पहले अंक पे अंजलि कुशवाहा 32, दूसरे रैंक पे सेकंड रैंक पे प्रीति भारती 30 अंक, 29 अंक पे 5 छात्र थर्ड रैंक पे हैं। रोशन टोप्पो, नेतराम पैकरा, वर्षा वर्मा, मीनू जांगड़े, वैशाली कर्माकर। देख लीजिए 7 लोगों में केवल 2 लड़के हैं, बाकी सब लड़कियां हैं। तो कितना आगे बढ़ चुकी हैं लड़कियां, यहीं से पता चलता है। 8वां है महिमा वर्मा, आपके प्राप्तांक अंक हैं 28। 9वां श्रद्धा, आपके भी प्राप्तांक अंक हैं 28। 10वां प्रगति बंजारा, आपके प्राप्तांक अंक भी हैं 28। ममता साहू, आपके प्राप्तांक अंक भी हैं 28। साहिना, आपके भी प्राप्तांक अंक हैं 28। ममता पटेल, आपके भी प्राप्तांक अंक हैं 28। प्रीति कर्माकर, आपके भी प्राप्तांक अंक हैं 28। तो इस तरह से 28 अंक पे 7 छात्राएं हैं। मतलब टॉप 10 स्टूडेंट नाम जारी करने की आवश्यकता ही नहीं थी, 3 अंक पर ही 14 छात्र सम्मिलित हैं। 14 लोगों में केवल 2 लड़के हैं, 12 लड़कियां हैं। तो देख लीजिए रेशियो किस प्रकार से बनती है। इससे साफ जाहिर होता है कि लड़के केवल ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे हैं। तो इससे बचिए, अधिक से अधिक मेहनत कीजिए पढ़ने में। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप लिख नहीं पाएंगे। कोशिश कीजिए, मेहनत, अधिक से अधिक पढ़िए ताकि आपका भी नाम टॉप 10 में आए। पुनः बोलूँगा, अगर आप कोई सहयोग करना चाहते हैं तो आज कर दीजिएगा। जितना आपका मन हो उतना कीजिएगा, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। शाम के 9 बजे मेगा टेस्ट के लिए, मॉडल आंसर के लिए आप सभी तैयार रहिएगा। 9 बजे मॉडल आंसर बताया जाएगा, आज के जो 9 बजे प्रश्न आए थे उनके बारे में, और उन छात्रों का भी नाम बताया जाएगा जिन्होंने हमें सहयोग प्रदान की है। तो जो भी देख लेंगे, फ़ोनपे पेटीएम में अगर कोई सहयोग करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा अनुसार है, जितना करना चाहें। तो जाइए, जो सॉल्व नहीं किए होंगे आज के प्रश्न सॉल्व कर लीजिए। मिलते हैं पुनः शाम को, रात को 9 बजे। धन्यवाद।